हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना एनसीईआरटी का लेक्चर और इसमें स्टार्ट करेंगे हम हिस्ट्री की जो बुक है क्लास 6 की। इसमें सारे हिस्ट्री के चैप्टर कराएंगे जो क्लास 6 की है हमारी। इसमें जानेंगे कि ये कंटेंट है, ये कंटेंट रहने वाला है। इसमें व्हाट पहला चैप्टर होने वाला है, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। कब, कैसे, कहाँ। इसमें इतिहास के बारे में जानेंगे कि जो लोग थे पहले के, उनकी लाइवलीहुड, जी उनकी दिनचर्या कैसी थी, वो क्या पहनते थे, क्या खाना खाते थे और धीरे धीरे उनमें कैसे बदलाव आने लगे, ये सब हम पूरा जानेंगे। फिर सेकंड चैप्टर में फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। पहले क्या करते थे, वो हंटर थे, शिकारी थे। और गैदरिंग, खाना इकट्ठा करने के लिए घूमते, एक जगह से दूसरे स्थान पर अपना प्रवाह करते रहते थे, शिफ्ट होते रहते थे। लेकिन धीरे धीरे उनके जीवन में क्या बदलाव आए, उन्होंने खेती की जानकारी इकट्ठी की और फसलों को उगाना शुरू करा। उसके बाद वो परमानेंट सेटल होने लगे। ये भी सेकंड चैप्टर में देखेंगे। फिर उसके आगे इन द अर्लीस्ट सिटी, तो जो पहली शुरुआती सिटी थी, शहर थे, वो कैसे बसे, ये भी आगे ये सारे चैप्टर में क्या करेंगे, आगे आने वाले चैप्टर में वो इसको पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर हमारा होने वाला है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो ये 6th क्लास का पहला चैप्टर है। अब इसके ओवरव्यू भी देख लेते हैं, इसमें क्या जानेंगे हम। इसमें है व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम अतीत के बारे में क्या जानते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है। इसमें इस चैप्टर में जो एनसीईआरटी की 6th की बुक है उसकी ये समरी है। इसके बाद आपको उस जो एनसीईआरटी की बुक है हिस्ट्री की, उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें हमने पूरा एक समराइज फॉर्म में, एक कंक्लूजन के रूप में, शॉर्ट फॉर्म में आपके लिए यहाँ पर पूरा बनाया है, ताकि इसको आपको समझने में भी आसानी होगी और आंसर जो हम बताएंगे उसमें भी एकदम क्लैरिटी होगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है क्लैरिटी होना, जो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको पूरी तरीके से हो जाएगी। अब देखते हैं नेम्स ऑफ द, सेकंड देखेंगे नेम्स ऑफ द लैंड। जो हमारे इंडिया का नाम है वो इंडस से कैसे इंडिया पर पड़ा, ये देखेंगे हम। वेयर डू पीपल लिव, जो हमारे अतीत के लोग हैं जो शुरुआती दौर में, वो कहाँ रहते थे, वो अपना जीवन निर्वाह कैसे करते थे। फाइंडिंग आउट अबाउट देयर पास्ट, उनके पास्ट के बारे में, दिनचर्या के बारे में, खाने के बारे में, पहनावे के बारे में, रहन सहन, ये सब। और सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, सोसाइटी कैसी थी उस समय की, ये सब जानेंगे। वन पास्ट और मैनी, क्या पास्ट हम सभी का एक ही है या फिर अलग अलग प्रकार के हैं, उसमें अलग अलग एलिमेंट हैं, ये देखेंगे। व्हाट डू डेट्स मीन, और तारीख, जो डेट्स होती है, तारीख आप जानते हैं, तो इससे हम क्या समझते हैं, ये तारीखों का निर्माण या फिर तारीखें बनाई किस लिए गई, ये भी जानेंगे हम। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया हो कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। 6th क्लास की हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट होने वाली है और ये है पहला चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं हम। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम पास्ट के बारे में क्या जानते हैं। व्हाट पीपल एट, लोग क्या खाते थे, हमारे अतीत के लोग क्या खाते थे। और व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ्स दे वॉर, वो किस प्रकार के कपड़े पहनते थे। जैसे अभी हम सूती, सिल्क, अलग अलग प्रकार के बनाए हुए कपड़े पहनते हैं। लेकिन पहले के क्या थे, पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी, पहले टेलर नहीं थे और जो मशीनें थी उनका निर्माण नहीं हुआ था। तो पहले के लोग कैसे कपड़े पहनते थे। द हाउस इन विच दे लिव्ड, जिस घर में वो रहते थे, क्या वो ईंटों के मकान में थे या फिर कच्चे मकान, या वो उनका जो भी घर था जहाँ वो रहते थे उनका निर्माण लकड़ी से हुआ था या फिर वो गुफा में रहते थे, ये भी देखेंगे हम। ये 6th क्लास की बुक के हिसाब से बेसिक इन्फॉर्मेशन रहने वाली है इसमें। तो अब देखेंगे द लिव्स ऑफ हंटर, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स। हंटर मीन शिकारी और हर्डर्स जो खाने वाने की खोज में इधर उधर घूमते रहते हैं। और फार्मर्स किसान और रूलर्स शासक। मर्चेंट्स जो
क्या थे, व्यापारी थे, प्रीस्ट, पंडित, क्राफ्ट जो नक्काशी ये सब करते थे, म्यूजिशियन ये सब। इन सब की लाइफ कैसी थी उस समय, क्या ये सब मौजूद थे या धीरे धीरे आविष्कार हुआ या फिर उनका विकास हुआ, ये देखेंगे। तो आपको पता है कि लोग क्या खाते थे, व्हाट पीपल ईट। उसमें जैसे कि आज के दौर में ढेर सारे खाने की व्यवस्था है, बाहर चले जाइए तो 100 दुकानें मिल जाएंगी आपको खाने के लिए, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। वहाँ पर जो खाने का विकास ना उस तरीके से नहीं हुआ था। तो लोग क्या खाने पर किस पे निर्भर थे, कंदमूल, फल, इन सब चीज़ों पे। जैसे जंगल में कोई भी चीज़ वो पाई गई, जैसे पेड़ पौधे, पत्तियाँ, ये सब भी खाते थे। फिश, नदी के किनारे मछलियों का क्या, मछली पकड़ना, और जंगल में शिकार, मेन इनका वो होता था, हंटिंग मेन पेशा था, जिसके कारण वो खाने का इंतजाम करते थे। और कपड़े पहनने के लिए उनके पास क्या थे, उपलब्ध संसाधन नहीं थे, जिसके कारण, और उनको उतनी जानकारी नहीं थी उस समय। तो क्या पहनते थे, जानवरों के जो शिकार करते थे उनके चमड़े के द्वारा बनाए गए एक खाल के रूप में वो ढक लेते थे। और जो पत्तियां हैं, बड़े बड़े पेड़ों की पत्तियां, उनसे ढक लेते थे। ये सब हम आगे देखेंगे। तो ये इसके आंसर, इसको आगे एकदम समराइज फॉर्म में बताया गया है, इसको हमने बस ओवरव्यू में ले लिया। इम्पोर्टेंट प्लेसेस, तो इम्पोर्टेंट प्लेसेस देख लेते हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सुलेमान एंड किरथार हिल, ये कहाँ पर है, नॉर्थ वेस्ट में। एंड डब्ल्यू मीन्स नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम में। जैसे ये हमारा इंडिया मान लेते हैं, तो ये ऊपर वाला भाग हो जाएगा नॉर्थ, नीचे वाला हो जाएगा साउथ। आई होप ये इतनी जानकारी आपको होगी, लेकिन ये 6th क्लास के बच्चों की है, तो ये जानकारी हम बता रहे हैं। इस साइड ईस्ट होगा, इस साइड वेस्ट, और जो ये वाला भाग होगा वो क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आ रहा है ये वाला भाग। तो ये कौन से हिल्स की बात की गई है यहाँ पर, सुलेमान एंड किरथार हिल्स की। तो ये कहाँ पर है, सुलेमान एंड किरथार हिल्स। इसको मिटा देते हैं, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं तो क्या है, किरथार एंड सुलेमान हिल्स कहाँ पर है, नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम में। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ, बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स, वीट और बार्ले। सबसे शुरुआती दौर में जो फसल की उपज थी, फसल उगाई गई, वो कहाँ पर उगाई गई, सुलेमान एंड किरथार हिल्स में, जो कहाँ पर है, भारत के उत्तर पश्चिम में है। ये इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले क्या उगाया गया, ये वीट एंड बार्ले। सेकेंड है हमारा, कौन से हिल्स हैं, ये कौन सी जगह है, गारो हिल्स एंड विंध्या हिल्स। तो देखते हैं कहाँ है ये गारो हिल्स। तो ये है हमारे इस साइड गारो हिल्स, और विंध्या इस साइड हो गई हमारी। और विंध्या के नीचे ही क्या है, सतपुरा, ये हम देखेंगे। तो ये 2 इम्पोर्टेंट जगह है, इसके बारे में बताया गया है। गारो हिल्स कहाँ पर है, उत्तर पश्चिम में, सॉरी उत्तर पूर्व में। ये उत्तर हो गया हमारा, ये उत्तर था, और ये कौन सा इलाका है, ईस्ट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, नॉर्थ ईस्ट, जो इसके बीच में आएगा। तो इस इलाके में सबसे पहले एनिमल रेयरिंग शिप्स, जो एनिमल को पालतू बनाने की कोशिश की गई, वहाँ पर उनके अंश देखे जाते हैं, उनके अवशेष देखे जाते हैं कि इन सब एनिमल को, जानवर को पालतू बनाकर उनसे जो भी लाभ थे, जैसे दूध, ऊन, मिल्क हो गया, इनसे प्राप्त किया जाता था। ऊन ठंडी में बचाव के लिए, और इनके चमड़ों का भी इस्तेमाल होता था। तो यही है, सबसे पहले शिप, गोट, कैटल, इन सबको किसके एक पालतू जानवर के रूप में देखा जाने लगा। और फर्स्ट, अब मेन विंध्यास है, विंध्यास को देख लेते हैं। पहली बार जो चावल की खेती हुई वो कहाँ पर हुई, विंध्या के पहाड़ियों में, विंध्यास हिल के पास। ये इंपॉर्टेंट है। राइस पहली बार उगाए गए कहाँ पर, विंध्यास में, जो कहाँ पर है, एकदम उत्तर में है। अब देखते हैं इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। जो सिंधु नदी है, आपको पता है सिंधु नदी कहाँ से बहती है, हमने ये जो एक क्लास ली है
रिवर पे, इंडिया की रिवर, उसमें सारी नदियों को कवर करवाया है। तो आपने देखा नहीं तो यू कैन रेफर दोज लेक्चर। इसके बाद आपको रिवर की जानकारी, इंडिया में कितने प्रकार की रिवर हैं, कहाँ कहाँ से बहती हैं, इस लेक्चर के देखने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी होगी। तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ बस बेसिक सी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इंडस रिवर एंड उसकी सहायक नदियाँ, ट्रिब्यूटरीज, जैसे ये नदी है इंडस, तो इसके यही नदी बाद में कई भागों में बट जाती है, इसी को इसकी ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। सहायक नदियाँ ये होगी, क्या कहलाएगी, सहायक नदियाँ। तो ये कौन कौन सी है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। इन्हीं नदियों के कारण क्या हुआ, जो शुरुआती शहर बसाए गए वो फ्लरिश हुए। फ्लरिश मतलब उनमें डेवलपमेंट, विकास देखा गया, क्योंकि नदियों के कारण क्या होते थे, वहाँ की ज़मीनें उपजाऊ, जो भूमि थे वो उपजाऊ होते थे, जिसके कारण जो फसल, जो खेती थी, उसमें पैदावार और उसमें बढ़ोतरी देखी जाती थी, और कई अलग अलग प्रकार के जो फसलें थे वो उगाए जा सकते थे वहाँ पे। और फसलें उगाने के कारण वहाँ पर फसलों की बहुलता होने के कारण लोगों की क्या हुई, वहाँ पर सेटलमेंट हुआ, बसावट हुई, अलग अलग जगह से लोग वहाँ पर आकर बसे, जिसके कारण शहर का निर्माण हुआ। और लोग बसेंगे, फिर वहाँ से क्या, समाज का निर्माण होगा। समाज का निर्माण होगा तो वहाँ रोजगार की उपस्थिति देखी जाएगी। रोजगार, और रोजगार के लिए अलग अलग राज्यों से, अलग अलग क्षेत्रों से लोग वहाँ पर आएंगे, और वो क्या करेंगे, व्यापार करेंगे वहाँ पर, फिर ट्रेड देखा जाएगा। ट्रेड के कारण कल्चर डाइवर्सिफाई होगा, मतलब वहाँ अलग अलग प्रकार की संस्कृति को देखा जाएगा। अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग पहनावे, अलग अलग खान पान, ये सब। तो ये सब किसके, एक सिर्फ रिवर की बहुलता या रिवर के कारण हुआ। कौन सी रिवर थी वो, इंडस रिवर। उसके जो ट्रिब्यूटरीज है ये मेरे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लिख सकते हैं इसे। अब देखते हैं रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी सोन। और जो गंगा रिवर है वो सबसे मेन रिवर थी, जिसने मगध साम्राज्य था एक, उसको फ्लरिश करने में, उसको आगे बढ़ने में बहुत ही सहायता की। अब ये मगध कहाँ पर है, ये हमारे बिहार में है, बिहार राज्य में। तो ये है, हम आगे देखते हैं। पीपल ट्रेवल बिकॉज, अब आपको पता है कि जो लोग होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान क्यों जाते हैं, वो उनके कई कारण हो सकते हैं। वो रोजगार के कारण, एडवेंचर के कारण, अपने ये तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के वो रीजन, कारण बताए गए हैं कि लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल, यात्रा क्यों करते हैं। तो इस समय के तो अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन जो अतीत थे, हमारे इतिहास था, उसके उसमें कौन कौन से कारण थे, लाइवलीहुड, अपना जीवन निर्वाह करने के लिए। मतलब कि अगर कहीं एक जगह सूखा पड़ गया तो वो खाने की तलाश में, बेहतर जीवन की तलाश में, या फिर जहाँ वो रह रहे हैं वो जगह अब क्या हुई, रहने लायक नहीं रही बाढ़ के कारण, इन सब के कारण। तो बेहतर लाइवलीहुड के, जीवन निर्वाह के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। और दूसरा कारण क्या है, स्केप ऑफ नेचुरल डिजास्टर। तो आपको भी पता है जो डिजास्टर होता है, अगर वो नेचुरल डिजास्टर है तो उस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं है, किसी का भी कंट्रोल नहीं होता उस पर, वो आउट ऑफ कंट्रोल होता है। जैसे अर्थक्वेक हो गया हमारा, कभी भी आ सकता है, और उस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं है। और अर्थक्वेक हो गया, सुनामी, ऐसे ही अलग अलग प्रकार के जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं। जैसे कोई शहर नदी के किनारे बसा, ये नदी है, यहाँ कोई शहर बसा हुआ है, यहाँ पर बाढ़ आने के कारण क्या हुआ, इन लोगों को यहाँ से जाना पड़ा, और वो किसके कारण, नेचुरल डिजास्टर होने के कारण। तो लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे, क्यों ट्रेवल करते थे, इसका दूसरा कारण है नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा। अब देखते हैं कंकरिंग अदर लैंड। और पुराने समय में क्या था, ये पुराने समय की बात हो रही है। तो कंकरिंग अदर लैंड, जैसे कोई राजा था, एक देश का या फिर एक गणराज्य का राजा है, ये दूसरे गणराज्य का, तो इस राजा ने इस पर आक्रमण कर दिया और इसको जीत लिया, इस वाले राज्य को जीत लिया।
तो ये इस राज्य को जीतने के बाद जो राजा क्या करता था, इसकी पूरी जो ज़मीन थी उसको अपने कब्ज़े में ले लेता था। और जो अगर कंकरिंग द लैंड से हमारा तात्पर्य है, फिर वो अपने समाज के लोगों को वहाँ भेजता था। कहाँ, किस लिए? वहाँ पर अपना जीवन व्यतीत करने के लिए, और वहाँ पर अपना जो समाज था, समाज का दबदबा बनाने के लिए। तो इस रूप में भी इसको देख सकते हैं कि दूसरे की ज़मीन को कब्जा कर वहाँ पर बसावट करने के रूप में। और फोर्थ है हमारा ट्रेड, व्यापार। आपको भी पता है कि जो ट्रेड व्यापारी होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह उनको जाना बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि वो जितना वो ट्रैवल करेंगे, जितना एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, वो संसाधन के लिए जो उनके पास चीज़ें हैं वो अधिक और अधिक मात्रा में फैला सकते हैं और उसको बेच सकते हैं। आपको पता है कि जैसे कोई लोकल व्यक्ति है, कोई भी चीज़ है, उसको अगर अपने लोकल में बेचेगा तो उसको उतना दाम नहीं मिलेगा। अगर वो वही लोकल चीज़, चाहे वो मैंगो है, वो ऐसी जगह बेचेगा जहाँ पर मैंगो की पैदावार नहीं है। कोई राज्य वैसा है जहाँ पर मैंगो आम नहीं उगाए जाते, अगर वो वहाँ बेचेगा तो वो यही मैंगो, यही आम वो अधिक रुपए में बेच सकता है। तो उससे वो क्या अधिक लाभ कमाएगा, इसलिए वो ट्रेड यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है कि लोग ट्रैवल क्यों करते थे, व्यापार के लिए भी करते थे। अब रिलीजियस टीचिंग में हो जाता है कि जैसे हम अपने जो धर्म का प्रचार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं कि हमारा धर्म है, इसको अपना लीजिए, इसमें ये अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं, इसको अपनाने से ये सब फायदे होते हैं, आप ये दूसरे धर्मों से कैसे बढ़िया है, ये सब बताने के लिए लोग यात्रा करते थे। यही बताया गया है, स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। और कोई कोई किस लिए करता है यात्रा, ट्रैवल? एडवेंचर के लिए, जोश के लिए। जैसे लद्दाख जाते हैं आजकल लोग, अलग अलग मनाली घूमने जाते हैं, तो क्या है, वो एक मनोरंजन या फिर उनके एक जज्बा होता है कि हमें कुछ करना है, दुनिया घूमनी है। तो इस वजह से भी लोग ट्रैवल करते हैं। तो हमने देख लिया कि कौन कौन से 6 कारण हैं लोग ट्रैवल उस समय क्यों करते थे। हमने पहला देख लिया लाइवलीहुड, दूसरा डिजास्टर के कारण, कोई आपदा आने के कारण, पहला है जीवन निर्वाह के कारण, और कोई राजा दूसरे की राज्य को जब हड़प लेता था या अपना लेता था, जीत लेता था, तो अपने समाज के लोगों को वहाँ भेजता था ताकि जो राजा का समाज है, साम्राज्य, वो अधिक फले फूले और बढ़े। ट्रेड, व्यापार के लिए, धर्म प्रचार के लिए, जो किसी का धर्म था वो अपने प्रचार प्रसार के लिए यात्राएं करते थे, एडवेंचर के लिए, जज्बे के लिए, जो उन्हें पसंद होता। अब नेम्स ऑफ द लैंड, तो देखते हैं कि जो ज़मीन का नाम है या फिर इंडिया का नाम है वो इंडिया कैसे रखा गया। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस। जो इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है? इंडस से हुई है। इसको सिंधु भी कहते हैं, किसमें? संस्कृत में। ये सब इम्पोर्टेंट टर्म है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें क्या है, इंडिया की ओरिजिन कहाँ से हुआ इंडिया वर्ड का? इंडस से। इंडस का क्या अर्थ है? सिंधु। कौन से भाषा में? संस्कृत में सिंधु कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। देखते हैं, द इरानियंस एंड ग्रीक्स हु कम थ्रू, कहाँ से आए थे वो? नॉर्थ वेस्ट से आए थे, इस साइड से आए थे, ईरान और ग्रीक के लोग, जो रेड वाला पार्ट है। अबाउट कितने? 2500 ईयर्स एगो, एंड वर फेमिलियर विद द इंडस कोल्ड हिंदोस। तो वो किससे? इंडस वर्ड से फेमिलियर थे, लेकिन वो इंडस सही से बोल नहीं पाते थे, वो इसको क्या बोलते थे? हिंदोस और द इंडोस। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया। तो वो सही से इंडस नहीं बोल पाते थे, और जो इसी के कारण जो इंडिया का नाम पड़ा वो इनके इंडस सही से ना बोलने के कारण पड़ा। जो ईस्ट सिंधु नदी बहती थी उसी के जो पूरब वाला क्षेत्र है उसी को हमने इंडिया कहा उस समय के दौरान। और ये डेट है जैसे 2500 ईयर एगो, तो ये 2500 ईयर एगो कैसे लिया गया? जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, जैसे ये 0 हमने मान लिया, यहाँ पे ये टाइमलाइन है,
इसको हमने ईसा मसीह का जन्म को हमने 0 माना। और ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात हो तो क्या होगा, बिफोर क्राइस्ट, बीसी कहलाएगा, बिफोर क्राइस्ट। जैसे वहाँ पर 2500 ईयर एगो की बात हो रही है तो यहाँ 2500 ईयर 0 से पहले आएगा। और ये क्या है, 2000 के बाद की बात हो रही है, या फिर 0 के जैसे 5 साल की बात हो रही है, 5 साल एनो डोमनी। और जो ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात हो उसे क्या कहेंगे, एनो डोमनी या सी, कॉमन एरा भी कहेंगे। सी मीन्स कॉमन एरा। तो अगर 5 एडी है तो इसका मतलब क्या बताया गया है, 5 एनो डोमिनी, ईसा मसीह के जन्म के बाद इधर की बात हो रही है। लेकिन वही बीसी की बात हो रही है तो वो क्या है, ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात हो रही है, तो इस साइड होगा। अगर 4700 है तो 4700 बीसी, अगर इसकी बात हो रही है तो इस साइड होगा, 0 से पीछे। आई होप समझ में आया हो। अगर यहाँ पर कोई वर्ड या फिर कोई डिजिट ऐसे ही 1500 एडी या फिर 1500 सी कॉमन एरा, तो ये कहाँ से हुआ, ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात हो रही है, 1500 एडी। आई होप ये क्लियर हुआ हो। तो ये तो बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी। नेक्स्ट देखते हैं। तो यही बताया गया है कि 2500 साल पहले आए थे, तो मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात हो रही है। यही बताया गया यहाँ पे। अब ये हमने बता दिया कि इंडिया का नाम इंडिया कैसे पड़ा, क्योंकि ईरान के लोग थे, वो ग्रीक के लोग थे, वो इंडस सही से बोल नहीं पाते, वो हिंदोस या फिर इंडोस बोलते थे, जिसके कारण वो धीरे धीरे टूट टूट कर इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई। अब देखते हैं, द नेम भारत वॉज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। भारत वर्ड का यूज किस लिए किया गया, ग्रुप ऑफ पीपल, एक समूह के लोगों के लिए यूज किया गया, जो समूह के लोग थे उनके लिए यूज किया गया। और कहाँ रहते थे वो, नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट मतलब ये वाला पार्ट, ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया, यहाँ पर रह रहे लोगों के लिए यूज होता था। एंड हु आर मेंशन इन द ऋग्वेद, ऋग्वेद में भी इसका जिक्र है। हम इसके आगे चैप्टर में भी और अलग से चैप्टर लेंगे, उसमें समझेंगे कि अलग अलग वेद कौन कौन से, ऋग्वेद, द्विवेद, ये सब, अथर्ववेद, इन सब के क्या मायने हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानेंगे। तो ये बताया गया है, द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत डेटेड अडोप्टेड 3500 साल पहले। तो वो इम्पोर्टेंट जानकारी नहीं थी, ये बताया गया कि अडोप्ट कब किया गया, 3500 वर्ष पहले। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब वो मैन्यूस्क्रिप्ट किसे कहते हैं, हाथ से लिखे हुए, या फिर मैन्यूस्क्रिप्ट से हम क्या समझते हैं, हस्तलिपि, या फिर दे वर रिटन बाय हैंड। मैन्यूस्क्रिप्ट जो भी चीज़ें हम हाथों से उस समय के लिखे हुए थे, जो वो ताल पत्र पे लिखते थे, अभी देखेंगे हम। रिटन बाय हैंड, मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, हाथों से लिखा हुआ। दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड, कौन से वर्ड से आया, लैटिन वर्ड। ये सब इंपॉर्टेंट टर्म है, कौन से वर्ड से आया, ग्रीक से आया या फिर लैटिन से। लेकिन ये किससे आया, लैटिन से। कभी कभी ऑप्शन में ग्रीक भी आ जाता है, तो हम क्या करना है, लैटिन वर्ड से आया, जिसका मतलब है मेन्यू मीन हैंड। मेन्यू का मतलब क्या है, हैंड। और स्क्रिप्ट मतलब आपको पता ही है, लिखना है या फिर लिखा हुआ चीज़। अब दिस वर यूजली रिटन इन पाम ट्री या फिर पाम लीफ, जो ताड़ पत्र होते थे बड़े बड़े, आपने देखा होगा इसको, उस पर इसको लिखा जाता था। ये इंपॉर्टेंट है कि मैन्यूस्क्रिप्ट का क्या अर्थ है, हाथों से लिखा हुआ या फिर हस्तलिपि या हाथों से लिखी हुई लिपि। और ये कौन से पत्ते पे लिखे जाते थे, पाम लीफ पे, ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ट्री। कौन से ताड़ पत्रों से, इसका बार्क ट्री से इसका निर्माण होता था। जो पाम लीफ है, पाम की पत्तियां हैं, वो कौन से पेड़ से प्राप्त होती थी, बार्क ट्री से, नॉन एज बर्च, विच ग्रोज इन द हिमालय। आपने देखा होगा शंकुधारी वन है, हिमालय में पाए जाते हैं, वहाँ पर से इसका निर्माण करवाया जाता था। प्रिजर्व इन टेम्पल्स एंड मोनेस्टर्स। और जो मैन्यूस्क्रिप्ट है वहाँ पर, वो कहाँ पर प्रिजर्व, कहाँ पर सुरक्षित रखे जाते थे, मंदिरों में और मोनेस्टरीज में। आई होप समझ में आया यहाँ तक। कोई भी डाउट हो तो यू कैन रेज इन कमेंट सेक्शन। These books deal with the all kinds of subject,
जो मैन्युस्क्रिप्ट थे वो, या फिर जो मंदिरों में बुक रखे जाते थे, मॉनेस्ट्री में रखे जाते थे, वो अलग अलग सब्जेक्ट, जो भी अलग अलग लाइफ के विषय हैं, मेडिसिन हो गए, दिनचर्या, रूल बुक, इन सब के बारे में होते थे। तो ये बताया गया, और एक ही प्रकार के सब्जेक्ट नहीं होते थे उसमें, अलग अलग प्रकार के विषय होते थे। रिलीजियस बिलीफ्स, प्रैक्टिस, जो भी रिलीजियस बिलीफ्स थे, धार्मिक मान्यताएं थी, प्रैक्टिस थी, जो उस समय का चलन था कि इस यज्ञ में ये करना है, इस समय ये करना है, ऐसे ऐसे। लाइफ्स ऑफ किंग, राजाओं के जीवन और उनकी दिनचर्या, उनकी जो भी जीत होती थी युद्ध में, उन सब के बारे में इसमें मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा जाता था। मेडिसिन, दवाइयों के बारे में, साइंस के बारे में, विज्ञान के बारे में, ये सब यहाँ पर बताया गया है। पोएम्स, प्लेज, नाट्य शास्त्र, ये सब इसमें होते थे। नाटक, रूपांतरण, पोएम्स, कविताएं। तो मैन्युस्क्रिप्ट में आपने देख लिया कि हाथ से लिखी हुई हस्तलिपि को ही क्या कहते हैं, हाथ से लिखी हुई चीज़ों को ही मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। कौन से लीफ पे लिखे थे, तो पाम लीफ पे। कौन सी ट्री होती थी उसमें, बाग ट्री, उसको हम बर्च भी कहते हैं। मैनी ऑफ दिस वर रिटन इन संस्कृत, और बहुत सारी चीज़ें संस्कृत, जो हमारी लिपि थी उसमें, संस्कृत भाषा थी उसमें लिखी जाती थी। और कई कई प्राकृत भाषा, ये भी हम देखेंगे प्राकृतिक भाषा में कौन सी बुक लिखी गई है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी बुक, ऋग्वेद किस में प्राकृत में लिखा गया है, संस्कृत में, ये सब हम आगे जानेंगे। मैनी ऑफ दिस वर रिटन इन संस्कृत, अदर वर इन प्राकृतिक, ये सब भाषाओं के नाम है, लिपियों के नाम है। लैंग्वेज यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल एंड तमिल, जो प्राकृतिक भाषा थी वो क्या है, जो भी लैंग्वेज आम आदमी के द्वारा यूज की जाती थी उसी को क्या कहते हैं, प्राकृतिक भाषा। प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा। और तो तीन जो मैन्युस्क्रिप्ट थी मेनली तीन लैंग्वेज में लिखी जाती थी, पहली संस्कृत, दूसरी प्राकृत, थर्ड तमिल, दूसरी प्राकृत, पहली संस्कृत। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ हो। तो इसको ज़्यादा समय ना लेते हुए नेक्स्ट देखते हैं। इंस्क्रिप्शन किसे कहते हैं, हमने देख लिया मैन्युस्क्रिप्ट किसे कहते हैं, रिटन बाय हैंड। अब इंस्क्रिप्शन कहेंगे, दीज आर राइटिंग ऑन द रिलेटिवली हार्ड सरफेस, एक कठोर सरफेस, सतह पर इसको लिखा जाता था ताकि लोग उसको क्या कर सके, आसानी से पढ़ सकें। सच एज स्टोन्स, कठोर सतह क्या हो सकती है, पिलर हो सकता है, स्टोन्स पत्थर हो सकते हैं, मेटल धातु हो सकती है। समटाइम्स किंग गॉट देयर ऑर्डर्स इन इंस्क्राइब, जैसे किसी राज्य में हम जाते हैं तो राजा पुराने समय में क्या करते थे, एक पिलर या किसी बड़ी दीवार पर उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखवा देते थे ताकि कोई भी व्यक्ति बाहर का आए तो उसको पढ़ के अवगत हो सके और उन रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो कर सके, ताकि वो ऐसी कोई एक्टिविटी या गतिविधि ना कर दे जो उस राज्य में एकदम क्या हो, वैलिड ना हो, वैध ना हो, इसलिए वो ऐसा करते थे। तो ये बताए गए, जैसे पिलर्स हो गया, ऐसे पिलर्स बनाए जाते थे। हम देखेंगे सांची का स्तूप, इसमें यहाँ पे क्या बना लिखवा दिया जाता था। तो यही बताया गया यहाँ पे। अब आगे देखते हैं। इन ऑर्डर टू इंस्क्राइब पीपल एंड कुड सी, ताकि लोग देख सकें और उनको मान सके, ओबे कर सके, उनकी जो ऑर्डर्स दिए गए हैं उसको मान सकें। दे आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन एज वेल, अलग प्रकार के इंस्क्रिप्शन होते थे, वेयर मैन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग एंड क्वीन रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड। दो टाइप के इंस्क्रिप्शन होते थे कि उन्होंने क्या उपलब्धि प्राप्त की है, किसने, राजा ने या फिर महारानी ने या किसी भी व्यक्ति ने वो उस राज्य के, और रूल्स एंड रेगुलेशन जो हमने अभी पता कर दिया। और दूसरा क्या है कि व्हाट दे डिड, उन्होंने क्या उपलब्धि प्राप्त की है, कौन सी जीत, कौन से युद्ध में उनकी भागीदारी रही, उनकी जो मेन क्या थे क्वालिटीज़ थे वो बताए जाते थे कि दयालु है, ये सब बहादुर है, ये सब एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल किंग्स ऑफन कीप रिकॉर्ड फॉर ऑफ विक्ट्रीज, वो ज़्यादातर क्या करते थे, अपनी जीत का प्रचार करते थे उस पिलर्स के दौरान, उस इंस्क्रिप्शन के दौरान। तो अभी हमने देखा इंस्क्रिप्शन किसे कहते हैं। इंस्क्रिप्शन वही होते हैं कि जो किसी हार्ड सरफेस पे लिखे जाते हैं ताकि लोग उसको पढ़ सके।
वेन एवर वी राइट एनीथिंग वी यूज स्क्रिप्ट। जब भी हम कुछ लिखते हैं, जैसे यही चीज़ हमने लिखी है, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्क्रिप्ट कहते हैं। स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ लेटर्स और साइंस, चिन्ह और शब्द का यूज करते हैं हम किसमें, स्क्रिप्ट लिखने में। व्हेन वी रीड व्हाट इज राइटिंग और स्पीक वी यूज लैंग्वेज। तो ये बताया गया है कि जो जो चीज़ हम लिखते हैं उसमें लेटर का और साइन लैंग्वेज का भी यूज होता है, लेकिन जो चीज़ हम बोलते हैं, व्हाट इज रिटन, जो लिखी हुई चीज़ को हम बोलते हैं उसको क्या कहते हैं, भाषा, लैंग्वेज। ये बताया गया है कि लैंग्वेज किसे कहते हैं, लिखी हुई चीज़ को पढ़ना ही लैंग्वेज है। वैसे एक शॉर्ट फॉर्म में ये भी है आसान तरीका कि किसी भी चीज़ को हम पढ़ के समझ सकें, या दो लोग आपस में अगर किसी भी भाषा को बोल रहे हैं, किसी भी चीज़ को बोल रहे हैं, अगर वो समझ पा रहे हैं तो उसी को हम क्या कहेंगे, लैंग्वेज कहेंगे, भाषा कहेंगे। जैसे आपको पता है कि आदिवासी की लैंग्वेज हम जान नहीं सकते, तो हम उसको भाषा के रूप में नहीं जानते, लेकिन वही लोग आपस में अगर बातचीत करते हैं तो उनके लिए क्या है, कम्युनिकेशन का एक माध्यम है, उनके लिए भाषा है वो। तो अब आगे देखते हैं। दिस इंस्क्रिप्शन डेट्स टू अबाउट एगो एंड वाज। इस इंस्क्रिप्शन की डेट किस इंस्क्रिप्शन की, ये इंस्क्रिप्शन है, यहाँ पर छोटा दिखाई दे रहा है लेकिन ये बहुत ही बड़ा था, ताकि लोग यहाँ पर ये इंस्क्रिप्शन देखो, यहाँ पर दिख सकता है कि यहाँ पर इस पर कुछ गुदवाया हुआ है, लिखवाया हुआ है, ताकि लोग पढ़ सकें। तो ये कितने हैं, 2200 ईयर्स एगो। तो हम देखेंगे अभी कि जो इंस्क्रिप्शन दिया गया है, इंस्क्रिप्शन ये लगभग ईसा मसीह के जन्म के कितने साल पहले की बात है, 2250 ईयर। तो ये ईसा मसीह के जन्म के बीसी की बात हो रही है, बिफोर क्राइस्ट। तो ये इस साइड होगा, ये ईसा मसीह का जन्म है, 0 डिग्री 0 मान लिया हमने। और उसके बाद जो भी डेट होती है एडी में या BC में, कॉमन एरा में, तो वो इनके बाद लिखी जाती है, लेकिन ये पहले की बात हो रही है, तो ये लगभग 2250 BC। एंड फाउंडिंग कांधार, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। ये कहाँ पर मिली है, कांधार में, जो कि अब जो वर्तमान समय है उस समय ये कांधार कौन से देश में उपस्थित है, यह है अफगानिस्तान में। इट वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द रूलर नेम्ड अशोका। इसमें जो ऑर्डर दिए गए हैं वो कौन से रूलर के हैं, वो है अशोका, सम्राट अशोका। हम इसको जानेंगे उनको सम्राट क्यों कहते हैं, और उनकी जो हमारे इतिहास है उसमें इतनी अच्छी छवि, पहले उनकी छवि बहुत ही, इमेज बहुत ही ख़राब थी, और ख़राब से उनकी इमेज अच्छी कैसे हुई, तो ये भी हम आगे आने वाली क्लास में जानेंगे। दिस इस पे एक, जब तक आप, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसकी आप कैपिटल भी बता सकते हैं जब तक, अगर आपको पता है तो। अगर आप एक होनहार स्टूडेंट के रूप में जाने जाना चाहते हैं तो ये सब इम्पोर्टेंट है कि जो भी चीज़ें हमें उसके आसपास की चीज़ें ग्रहण करनी है। जैसे यहाँ पर अफगानिस्तान देख लिया, तो हमें इसको जानना है कि इसकी करेंसी क्या हो सकती है, इसकी राजधानी क्या हो सकती है, तभी हम लोग, ये चैप्टर तो कोई भी पढ़ लेगा, 6th क्लास का बच्चा, आपका दोस्त भी पढ़ रहा होगा, लेकिन आप उनसे अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अलग से नॉलेज भी गेन करनी आवश्यक है। तो ये सब सीखना ज़रूरी है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। दिस इंस्क्रिप्शन वाज इंस्क्राइब्ड इन 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज, ग्रीक ऑन टॉप एंड अरामिक बिलो। तो ये बताया गया जो इंस्क्रिप्शन है वो 2 मेनली स्क्रिप्ट से बनाया गया। जो टॉप है, इसका ऊपरी भाग है, वो ग्रीक है, और अरामिक है, और वो है कौन सा, नीचे वाला भाग। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ऐसे ही अवगत कराने के लिए था। आर्कियोलॉजिस्ट, those who study many other things and that were made and used in the past। बेसिकली जो इतिहास या फिर जो भी वो भौगोलिक संरचना है धरती के नीचे पाई जाने वाली, जो भी अतीत का इतिहास या फिर अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है, उसी को क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट। तो यही है शॉर्ट फॉर्म में, थिंग्स डेट वर मेड एंड यूज्ड इन पास्ट। जो इतिहास में चीज़ें यूज़ की गई हैं उनके बारे में स्टडी करता है, पास्ट की, अतीत की जो स्टडी करता है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करता है, उनके बारे में जानता है, उसी को आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स। रिमेन्स मीन्स जो बची कुची चीज़ें हैं उसी को ही
रिमेन्स कहते हैं बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग है उसके जो बचे कुछ पार्ट हैं उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करता है, पत्थरों के बारे में जानता है, ब्रिक, पेंटिंग, स्कल्पचर, मूर्तियाँ और ये पेंटिंग, ये सब इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करता है कि इनके क्या कौन से सन में या फिर किस राज्य के कार्यकाल में बनाए गए, इसकी क्या महत्ता है, ये कितने साल पुराने हैं, ये सब कौन बताता है? आर्कियोलॉजिस्ट। दे ऑल्सो एक्सप्लोर, एग्जीक्यूट, डिग अंडर द सरफेस, ये किस सतह के अंदर भी खुदाई करके उनके बारे में जैसे बताते हैं, जैसे इंडस रिवर, इंडस सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जब हम जानेंगे तो हम देखेंगे कि जो एग्जीक्यूशन या फिर जो एक्सकेवेशन क्या है, जो खुदाई की गई और उनको ढूंढने में सहायता की गई कि ये इंडस रिवर के किनारे हैं, ये सब अलग अलग प्रकार की जानकारी इकट्ठा की गई कि वहाँ पर हॉर्स के, घोड़े के अवशेष पाए जा गए या नहीं, शेर के, अलग अलग जानवर के अवशेष पाए गए या नहीं, वो उस समय कौन सी फसलें उगाई जाती थी। तो इन सब की जानकारी कौन इकट्ठा करता है, कौन बताता है? आर्कियोलॉजिस्ट। ये बताया गया है। वो कैसे करते हैं? ज़मीन के अंदर, सतह के अंदर खुदाई करके। कोइन, इन सब के बारे में स्टडी करने वाले को ही हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। वन पास्ट और मेनी, तो ये बताया गया कि ये हमारा एक ही इतिहास है, सामान्य इतिहास है या अलग अलग इतिहास है हमारे। तो पास्ट वाज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स, अलग अलग समूह के जो इतिहास है वो अलग हो सकते हैं। जैसे अफगानिस्तान में रह रहे लोगों के, जो यूरोप में रह रहे लोगों के इतिहास है वो अलग है, हमारे भारतीय मूल के निवासी थे। तो यही बताया गया है कि हम लोगों का एक पास्ट नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें कॉमन है। हम आगे देखेंगे। एग्जाम्पल गिवन, लाइफ्स ऑफ हर्डर्स, जो खाना इकट्ठा करते थे, फार्मर्स, किसान, वर डिफरेंट फ्रॉम दोज किंग्स एंड क्वींस लिव्स इन अ मर्चेंट वर्ल्ड। तो ये बताया गया कि जो जीवन का निर्वाह था वो किसके लिए? किसान के लिए। और एक शक्तिशाली राजा या फिर व्यापारी, उनके जो जीवन का लाइफस्टाइल था, दिनचर्या थी, वो अलग होती थी। जैसे किसान क्या करते थे? खेती करते थे दिन भर, मछली पकड़ना, अलग अलग जानवरों का शिकार करना भी कभी कभी इसमें सम्मिलित था। लेकिन वही राजा क्या करता था? युद्ध लड़ना, लोगों से लगान वसूलना। मर्चेंट क्या, व्यापारी क्या करता है? अपने जो सामान है उसका बेचना, दूसरे से अलग अलग प्रकार के आइटम खरीदना। तो यही सब, इन सब की जो दिनचर्या थी वो अलग अलग प्रकार की होती थी। तो जब दिनचर्या ही अलग है तो पास्ट, हमारा अतीत एक जैसा कैसे हो सकता है? तो ये बताया गया है। एवर टुडेज मोस्ट पीपल लिविंग अंडमान एंड आइलैंड एंड देयर ऑन फूड फिशिंग। तो ये बताया गया कि अभी भी इस प्रकार के लोग रह रहे हैं। इस प्रकार के कौन? हमारे इतिहास में जो हमारी पीढ़ी पहले होती थी, जो हंटिंग और गैदरिंग करती थी, उस प्रकार के लोग, आदिवासी लोग अभी भी मौजूद हैं। वो कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में हम देख सकते हैं। जो खाना खुद बनाते हैं, बनाते कैसे हैं? शिकार करके, मछली पकड़ के, और कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो भी जंगलों में संसाधन मौजूद है उससे उनका जीवन निर्वाह होता है। बाय कॉन्ट्रास्ट फूड, मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज डिपेंड ऑन अदर सप्लाई। और इसी के विरोधाभास में हम देख सकते हैं जो हमारे शहरों में लोग, अगर उन्हें खाना चाहिए तो उन्हें पैसे से खरीदना पड़ेगा, उन्हें सब कुछ बना बनाया भी मिल सकता है। तो दोनों की दिनचर्या में कितना डिफरेंस देखा जा सकता है। जो एक अंडमान और निकोबार में आदिवासी रह रहा है और एक शहर के बीचों बीच एक मेट्रो सिटी में एक इंसान रह रहा है, तो दोनों की भाषा में, बोलचाली में, पहनावे में, खान पान में, रहन सहन में कितना बदलाव देखा जाता है, कितने डिफरेंस देखा जाता है, ये हम देख चुके हैं या देख सकते हैं। और डू डेट्स विथ, अब देखते हैं डेट से हमारा क्या अर्थ है। ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइंड बर्थ ऑफ जीसस। तो ये बताया गया है, जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि कोई भी ईयर काउंट कहाँ से होता है? जीसस क्राइस्ट के बर्थ से। इसको हमने 0 डिग्री मान लिया, किसको? जीसस क्राइस्ट का जो जन्म था। और उसी के बाद वाले को एनो डोमिनी एडी, कॉमन एरा सी। और इनके बर्थ से पहले कोई भी तिथि आ गई तो उसको क्या कहेंगे? बीसी, बिफोर क्राइस्ट। तो ये बताया गया है बिफोर क्राइस्ट स्टैंड फॉर एनो डोमिनी। ये इनकी फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है एनो डोमिनी की। और ये क्या है? ऑफ द लॉर्ड क्राइस्ट।
तो ये बताया गया है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड क्राइस्ट। समटाइम्स सी इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ, कभी कभी एनो डोमिनी की जगह कॉमन एरा भी यूज होता है। तो ये हमने पूरा पहले ही कवर करा दिया है, तो इसमें आप बस पढ़ सकते हैं, इसको आपको समझने में उतनी कठिनाई नहीं होगी। We use terms because the Christian era is known used in the most countries of the world। हम इसको इस टर्म का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि जो क्रिश्चियन एरा है वो हमारे जो मेन कंट्री है, यूएसए हो गए, जो भी बड़ी कंट्री है वो इनको अपना चुकी है, तो हमें भी इसको अपनाने में कोई आपत्ति नहीं थी इसके। और वर्ल्ड की ज़्यादातर क्या मोस्टली सिटी ही इस एरा पर काम करती है, इसी एरा। तो जब सारे देशी इस पर मंजूरी दे दी गई, उनके द्वारा कोई आपत्ति नहीं जताई गई, तो इसको हमने मान लिया एक कॉमन डेट के रूप में, क्रिश्चियन एरा। अब देखते हैं डेसिफरमेंट, प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंस्क्रिप्शन। डेसिफर मीन्स पढ़ने योग्य, अगर टेक्निकली शो तो डेसिफर का क्या मतलब है, जो हम भाषा को पढ़ने में सक्षम होते हैं, पढ़ने योग्य होते हैं, उसी को डेसिफर कहते हैं। जैसे उर्दू हो गई, अगर वो हमें आती नहीं है तो हम उसको डेसिफर के फॉर्म में नहीं मानेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। तो ये बताया गया है जो किंग्स एंड क्वींस के नाम थे वो कार्टोच, और इसको कार्टोच कहा गया। और जो इंस्क्रिप्शन थी, ये इंस्क्रिप्शन मिली है वो कितनी भाषा में, 3 भाषा में। तो इजिप्शियन भाषा थी जो पढ़ने के लायक या फिर वो पढ़ने योग्य या पढ़ने में सक्षम नहीं थे हमारे आर्कियोलॉजिस्ट, तो उसको डेसिफर के फॉर्म में नहीं रखा गया। डेसिफर मीन्स जो पढ़ने योग्य भाषा हो। और वहीं जो ग्रीक भाषा थी, इसमें ग्रीक भाषा का भी उपयोग हुआ है और वो उसको पढ़ने में सक्षम है, तो उसको डेसिफर के फॉर्म में रखा गया। तो यही थी हमारी आज की क्लास। ये कोई कुछ क्वेश्चन है, मैचिंग है, आप उसको मैच कर सकते हैं। कोई भी इशू आए तो यू कैन रेज इन कमेंट सेक्शन। तो इसको, इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप आज की क्लास समझ में आई हो। थैंक यू।